हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और कल मैंने आप लोगों को इस सीरीज़ में 65 क्वेश्चंस कराए थे एंड रेस्ट ऑफ द 60 क्वेश्चंस विल बी कवर्ड टुडे। और आज आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि 1 अप्रैल, बाकी वैसे दुनिया कुछ भी समझती रहे, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स ने HPSC PGT में मेंस जो है वो निकाल लिया है और अब इंटरव्यू के लिए कॉल किए गए हैं। और हालांकि उसमें 87% आपका मेंस का रहता है और उसके बाद जो है बाकी का बचा हुआ जो है वो इंटरव्यू का है, मगर है तो है ही अभी एक, इसीलिए मैंने अपने स्टूडेंट्स के नाम या उनके रोल नंबर अभी डिस्प्ले नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उनका फाइनल जो है वो होगा तब मैं बिल्कुल आप लोगों को दिखाऊंगी। इससे बहुत हेल्प अच्छा सा लगता है ना जब आपके स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं। तो खैर चलिए, अब मैं आज आप लोगों को बचे हुए 60 क्वेश्चंस करा दूं। और इसके साथ ही भाई मुझे ना अभी कोई भी व्यक्ति जो है अगर ये पूछता है कि इसमें केवल प्रैक्टिस होगी क्या, इसमें केवल प्रैक्टिस है क्या, देखो ये इसमें सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है, इसमें कंप्रेस्ड फॉर्म में चीज़ें बताई जाती हैं। और अगर आपको देखना है कि इसका कैसे पढ़ाया जाता है तो आप बिल्कुल जो है आप ऐप को डाउनलोड करके इसमें देख सकते हैं। डेमो वीडियोस पड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं। वो वीडियोस केवल दिखाने के लिए नहीं है। तो इसके साथ ही अब एक चीज़ और मैं आप लोगों के लिए ला रही हूँ। GIC लेक्चरर का जो एग्ज़ाम है जो अगले महीने है यानी कि मई में, उसके लिए मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जो है वो लॉन्च करने वाली हूँ। पहले मैं टेस्ट सारे तैयार करके ऑनलाइन अपलोड कर दूँ, तभी मैं आप लोगों के लिए, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में। वैसे तो मन तो मेरा यही कर रहा था कि उसको फ्री ही कर दूं, मगर फिर मैं सोचा नहीं, फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं होती, तो कम से कम कुछ तो पैसे ले ही ले। तो इसीलिए अभी कुछ दिन बाद आपको GIC लेक्चरर की जो GIC लेक्चरर के प्री के लिए आपको एक टेस्ट सीरीज़ जो है हमारे ऐप पर दिखेगी। अब जिस दिन वो टेस्ट अपलोड हो जाएंगे तब उसका ऐड करूँगी। फ़िलहाल तो यही वाला ऐड है। और इसके अलावा मेरा प्रैक्टिस बैच है, इसमें 77,200 क्वेश्चन हैं। इसमें भी लगभग कितने होंगे, 2,500-3,000 क्वेश्चन इसमें भी हैं। ये PGT के लिए। चलो भाई, तो कल मैंने 65 क्वेश्चंस करा दिए थे और अब मैं इससे आगे बढ़ती हूँ 65 से आगे। और आज आपको इसका जो लिंक है, यानी कि ये जो पेपर है आपको, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आंसर नहीं दूंगी मैं, आंसर के लिए तो भैया ये देखो, ठीक है। तो 65 हो गया था, मैं कहाँ भाग गया? व्हाट इज दिस? कहाँ भाग रहे हो तुम? चलिए, क्वेश्चन नंबर 66 पे देखिए। पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज? पार्टिंग इज सच स्वीट सोरो। वैसे तो एलिट्रेशन भी है स्वीट, मगर पार्टिंग इज सच स्वीट भी और सोरो भी प्यार का दर्द है, मीठा मीठा। और ये है ऑक्सीमोरन, दैट इज ऑक्सीमोरन। पहले मैं अपना पेन चेंज कर लूँ, कितना कौन सा कलर लूँ। मुझे पिंक बहुत पसंद है तो मैं पिंक कलर ले लेती हूँ। दैट इज ऑक्सीमोरन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अ स्पीच डिलीवर्ड बाय अ कैरेक्टर alone on a stage revealing the innermost thoughts to the audience is a monologue, soliloquy, aside, epilogue। कैरेक्टर जब अकेला होता है ना स्टेज पे और तब वो आके अपनी स्पीच देता है तो वो सॉलिलकी होती है। एंड व्हेन देयर आर अदर कैरेक्टर्स एज वेल प्रेजेंट ऑन द स्टेज, और फिर ना ऐसे करके बोलता है एक्टर करके, तो वो असाइड होता है। तो इसका आंसर यहाँ है सॉलिलकी, असाइड नहीं है। असाइड में और सॉलिलकी में यही अंतर है कि सॉलिलकी में द एक्टर इज अलोन ऑन द स्टेज, और जबकि असाइड में देयर आर फेलो एक्टर्स एज वेल बट दे प्रिटेंड एज इफ दे आर नॉट लिसनिंग टू एनीथिंग। The substitution of an epithet or title for a proper name is called antonomasia, apostrophe, allegory या allusion। The substitute epithet, जैसे king को the majesty कहना, या जैसे bard कहना, वो होता है that is antonomasia। The answer is A, antonomasia। Which term refers to the purgation or cleansing of emotions, specifically pity and fear?
ट्रेजेडी का जो फंक्शन होता है, जो फीचर होता है, ट्रेजेडी का काम होता है कि जब लोग ट्रेजेडी देखें तो वो फूट फूट के रोएं, जिससे उनके अंदर की सारी जो निगेटिविटी है वो निकल जाए। तो ट्रेजेडी जो होती है ना, क्या जो है, दैट इज़ कैथारसिस, दैट इज़ कैथारसिस, पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स। ट्रेजेडी दो फीलिंग्स को अराउज करती है और कैथारसिस पर्गेशन ऑफ फीलिंग्स, पर्ज करती है। Fair is foul and foul is fair. This line from Macbeth is an example of. देखो भाई एक बात है, ये जो है ना, ये कियासमस का तो एग्जाम्पल है ही। ये कियासमस है जो एकदम से देखे तो कियासमस है। वैसे ये पैराडॉक्स भी हो सकता है क्योंकि इसमें एक सत्य छिपा हुआ है मकबेथ प्ले में। वैसे नहीं मकबेथ, व्हाट इज फेयर दैट इज फाउल है। वैसे तो पैराडॉक्स वो होता है कि जो एक सत्य होता है मगर ऊपर से देखने में वो सत्य नहीं लगता है, बट यहाँ पर दैट इज कियासमस। When a speaker addresses an absent person, an abstract concept or an inanimate object, it is called. बताइए। देखो भाई एक बात है, जब भी कभी लोग किसी को संबोधन देते हैं ना तो लोग उसे अपोस्ट्रोफी समझ लेते हैं। तो मेरी बात को ध्यान रखना कि वो अपोस्ट्रोफी नहीं होता। अपोस्ट्रोफी के लिए जो होना जरूरी है वो क्या है, द पर्सन शुड बी एब्सेंट, द कॉन्सेप्ट शुड बी एब्स्ट्रैक्ट। जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, तो आप किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एड्रेस कर रहे हैं। इफ़ यू आर एड्रेसिंग द पर्सन हु इज़ अलाइव और प्रेजेंट और हु इज़ स्टैंडिंग बिफोर यू, तो वो सिर्फ एड्रेस होता है, अपोस्ट्रोफी नहीं होता है। बेटा पानी पी लो, है पानी पी लो, खांसी आ रही है बहुत। Which figure of speech uses words that imitate the natural sounds of a thing? और इसका आंसर है that is onomatopoeia। जो साउंड को बताए वो फिगर ऑफ स्पीच होती है ओनोमोटोपिया। ठीक है जी। नेक्स्ट इज अ मेलाप्रोपिज्म is defined as the use of a harsh discordant sound, the comic misuse of a word by confusing it with a similar sounding one, और a play on words जो पन होता है, a long exaggerated comparison, तो वो एक एपिक सिमिली होती है। तो इसका सही है द यूज ऑफ अ हार्श, जो कैकोफोनी कहते हैं जिसे, द यूज ऑफ अ हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड दैट इज कैकोफोनी। द कॉमिक मिसयूज ऑफ है, किसी शब्द को मिसयूज करना। शेरिडन के राइवल से लिया गया है, मिसेस मेलाप्रॉप कैरेक्टर से। द बी, आंसर इज बी। ही वॉज अ लायन इन द फाइट, कंपेयर करा है बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन हैव नॉट बीन यूज्ड हियर। द आंसर इज मेटाफर, दैट इज मेटाफर। What is hamartia in the context of Aristotelian tragedy? hamartia क्या होता है? एक्सेसिव प्राइड होता है, ट्रैजिक फ्लॉ होता है, और एरर इन जजमेंट होता है, द मोमेंट ऑफ क्रिटिकल डिस्कवरी होता है, द फाइनल सीन। भाई देखो ऐसा बात है, अगर एरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी में कहा जाए ना तो वो होता है मिसिंग द मार्क या एरर इन जजमेंट। ये तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज में होता है, ये शेक्सपियरियन में होता है। ठीक है, ये शेक्सपियरियन में है और ये होता है एरिस्टोटेलियन में। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। वैसे इन द सेंटेंस द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द इटैलिसाइज्ड वर्ड मैं इटैलिसाइज कर देती हूँ, द अर्ली बर्ड कैचेस, तो यहाँ पर अर्ली है, द अर्ली बर्ड बताओ क्या है? द अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म, द इटैलिसाइज्ड या अंडरलाइंड इज, दैट इज एन एडजेक्टिव। द आर्टिकल, बर्ड नाउन है, कैचेस वर्ब है, वॉर्म जो है फिर नाउन है। द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड अंडर इन प्लीज डू नॉट लुक अंडर, तो भैया इसको कहीं से कहीं तक भी प्रेपोजिशन मानने की भूल ना कर लेना। प्लीज डू नॉट लुक वेयर अंडर, जब कोई सेंटेंस में जवाब जो आता है, लुक वर्ब जवाब देता है, वेयर का, वेन का, वाई का, वेयर का, हाउ का, वेन का जवाब देता है, लेकिन उसके बाद कोई नाउन नहीं आता तो वो एडवर्ब होता है। और अगर इसके बाद आता है प्लीज डू नॉट लुक अंडर द टेबल, तो ये प्रेपोजिशन हो जाता। तो हेयर इट इज एन एडवर्ब, समझ लेना इस बात को। आई नो वेयर ही लिव्स, द
I know where he lives. This is the underlined part, and you have to tell you have to tell कि which clause is this. तो ये है I know क्या, where he lives, that is noun clause. The man who is wearing a blue shirt is my uncle. ये who is wearing a blue shirt, तो ये है मैन एंटीसीडेंट के बारे में बताया गया है, जरूरी जानकारी दी गई है, तो ये है एडजेक्टिव क्लॉज. द आंसर इज बी, एडजेक्टिव क्लॉज. He ran as fast as he could. The italicized part is, अब मुझे italicized part तो करना पड़ेगा. He ran as fast as he could. बताओ जी. He ran how? एडवर्ब, क्लॉज ऑफ मैनर या कंपैरिजन? बताओ भैया. ये देखो, ये कंफ्यूजन वाली चीज है. अब तुमको जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा कि तुम बताओ ना. ही ran how. दैट इज हाउ का जवाब दे रहा. मैं बोल रही थी एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. हाउ का जवाब दे रहा है ना. फाइंड द पार्ट विद द एरर. Find the part with the error. The question is neither the principal nor the teachers was present. चलो जल्दी जवाब दो. I am waiting. देखो भाई, अब जब नीदर और नॉर होता है ना, तो इधर और नीदर नॉर होता है ना, तो और नॉर बट ऑल्सो के बाद वाले जो नाउन प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग होता है. तो यहाँ पर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा. इसका कौन कौन सा है? ये सी है. ये सी है ना, सी. दैट इज सी. सी में इफ आई वॉज यू आई वुडंट एक्सेप्ट दिस ऑफर. वुड आ रहा है, वॉज आ रहा है, तो ये होगा इफ आई वर यू. तो आंसर इज ए, वर. इफ आई वर यू. 83. ही इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग. ही इज एडिक्टेड. एडिक्टेड के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो लगता है टू. सो द आंसर इज बी. यार क्या कर रहे हो तुम भाई हैं. ही इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग. द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द 4 ब्रदर्स. अब यहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी. अगर आप सुनने में की इच्छा रखें तो मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगी. प्लीज हैव सम पेशेंस. और मैं आपको ये पॉइंट बता के ही जाऊंगी. बस 2 मिनट रुको, मेरे को अपनी किताब खोल लेने दो. एक चीज मेरे को जो बतानी थी ये है. जो मुझे ध्यान आ रहा है कि मैंने ये पढ़ा है. जो मुझे बताना था वो ये था कि जैसे कि बिटवीन, इसमें द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड अमंग द 4 ब्रदर्स है. मगर कई बार ऐसा भी होता है कि हम यहाँ पर जो होता है ये ठीक है, इसमें तो अमंग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें दी रहती हैं, तो उसमें भी हम लोग जो है वो बिटवीन लगाते हैं. जब एंड आता है, बिटवीन को फॉलो एंड करता है. और
चीज़ मैं देख लूँ फिर आपको बताती हूँ। बिटवीन द फोर ब्रदर्स, हाँ ये वही चीज़ मैं देख रही थी। द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द फोर ब्रदर्स। हाँ है। जब ना लिस्टिंग स्पेसिफिक नंबर्ड आइटम्स, वही वाली बात मैंने ये पढ़ा था ये वाली चीज़, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इसमें ना मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो अमंग का वाला पार्ट आ जाता है कि अमंग है, लेकिन यहाँ पर है कि बिटवीन न्यूमरल्स के साथ तब यूज़ होता है कि बिटवीन न्यूमरल्स, जब ना न्यूमरल्स जो है इंडिविजुअल नेम्ड एडिट, जब वो कलेक्टिव ग्रुप नहीं बताते हैं, जब वो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बारे में बताते हैं ना, तो वहाँ बिटवीन यूज़ होता है। तो जैसे ये था, अगर यहाँ पर ही होता ना द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन द फोर ब्रदर्स, तो इक्वली होता ना तो एक एक के लिए हो जाता, तो वहाँ बिटवीन लगा देते। ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है, यहाँ तो अमंग ही आएगा, लेकिन आप अगर इसमें ऐसे लिखें अगर इंडिविजुअली सबको है, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड डैश द फोर ब्रदर्स जो है इक्वली या इक्वली, तो इक्वली अगर वर्ड आ जाएगा ना तो आपको बिटवीन लगाना है, यहाँ तो अमंगी लगा दो वही ठीक है। लेकिन जैसा मैंने बताया, इफ़ इट इज़ कंसिडर्ड जो है अलग अलग एंटिटीज़ माना जाता है और इक्वली वर्ड आता, तो आप वहाँ पर बिटवीन लगाएंगे, वहाँ पर आप अमंग का यूज़ नहीं करेंगे। ये दिमाग में मेरे घूम रहा था तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश 3 hours, तो यहाँ पर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ये फॉर हाउ लॉन्ग बता रहा है, तो यहाँ आएगा आपका सी, दैट इज फॉर। शी इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश, शी इज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। प्रोफिशिएंट के साथ कौन सा प्रपोजिशन लगता है ये आप सभी को पता है, दैट इज शी इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आप लगाएंगे शी इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश। मैं देख रही हूँ अभी कितने क्वेश्चंस मेरे ये वाले बचे हुए हैं। शी इज़ प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रेन इज डैश टाइम, ऑन टाइम, समय पर है, द ट्रेन इज ऑन टाइम, समय पर है, इन होता है समय रहते, और समय पर को बोलते हैं एग्जैक्ट टाइम, दैट इज ऑन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आप लोग देखो और बताओ क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती करते हैं NENT और NANT में। LIEUTENANT, that is A, the answer is A. Choose the correct spelling. Accommodation, ACCOMMODATION। कई बार तो हम लोग क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लिख के देखते हैं सही है नहीं है स्पेलिंग। अकोमोडेशन, स्पेलिंग बड़ी गड़बड़ कर देती हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अकरेंस, अब इसमें भी वही ANC है, ENC, तो दैट इज OCCU, अकरेंस, ENC, अकरेंस। द आंसर इज C। सिनोनिम ऑफ एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, सिनोनिम बताना। दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो क्या होगा इससे दूर रहने के लिए आप क्या लगाओगे, एंड दैट इज रिफ्रेन, दूर रहना। बाकी तो सारे इसके सिनोनिम एंटोनिम्स हैं। एंटोनिम ऑफ इनॉर्मस, इनॉर्मस का एंटोनिम बताइए। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत बड़ा, तो ह्यूज, तो इसका सिनोनिम हुआ। और एवरेज और वीक को कुछ नहीं है, दैट इज टाइनी, छोटा। प्लेसिड, सिनोनिम बताना है, शांत, दैट इज काम। मेटिकुलस, एंटोनिम बताना है, दैट इज, मेटिकुलस होता है केयरफुल, तो उसका उल्टा क्या होगा, फुअड़, दैट इज स्लॉपी। एडवर्सिटी, सिनोनिम ऑफ एडवर्सिटी, मिसफॉर्च्यून, एडवर्सिटी परेशानी, एंटोनिम होता प्रोस्पेरिटी। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड,
A person who hates mankind, that is misanthrope. Misogynist होता तो a person who hates women, और ये misogynist. और अगर philanthropist होता तो यानी कि वन हु लव्स मैनकाइंड, और मिसैंथ्रोप, एंथ्रोप मतलब होता है मैन, तो मिसैंथ्रोप समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जो होना ही होना है, दैट इज इनएविटेबल. द आंसर इज इनएविटेबल. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसे सुधारा नहीं जा सकता. द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटी, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज, and that is एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री. ये क्वेश्चन ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया हुआ भी है. एंड अतीत का अध्ययन, पुरातत्व विज्ञान जो होता है दैट इज़ आर्कियोलॉजी, और एंथ्रोपोलॉजी जो होता है वो, ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये प्रीवियस ईयर में इसका आंसर एंथ्रोपोलॉजी भी दिया हुआ है. द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स स्पेशली ऑफ द ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स. तो मानव की उत्पत्ति, उसके विकास के तो यहाँ बताना है, लेकिन स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज इज आर्कियोलॉजी. आर्कियोलॉजी. A remedy for all diseases, that's panacea, that is panacea. One who knows many languages, polyglot, linguist, stylist, orator. देखो orator होता है बहुत अच्छा बोलने वाला, stylist स्टाइल करने वाला, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा polyglot. poly मतलब होता है बहुत सारे, तो that is polyglot. ठीक है, polyglot. चलिए आगे बढ़ते हैं. टू स्मेल अ रैट मीन्स, टू स्मेल अ रैट, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल, दैट इज बी, टू सस्पेक्ट समथिंग फाउल. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, एकदम से अचानक से परेशानी आना, दैट इज एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर. द आंसर इज एन अनएक्सपेक्टेड डिजास्टर. To burn the candle both at both ends, to work excessively hard, बहुत मेहनत करना, बहुत मेहनत करना. ठीक है, that is to work excessively hard. At the 11th hour, last moment पे सारे बी हो रखे हैं ये. At the last moment, at the last moment. By leaps and bounds, बहुत तेजी से बढ़ना, very rapidly. The answer is B, very rapidly. Change into passive voice. The police caught the thief. बहुत आसान है. The thief was caught by the police. तो ये past indefinite में है. The thief was caught by the police. He said, I am busy now. तो ये भी है. He said that he was busy now. He said that he was busy then. Now को then में change कर देते हैं. तो he said that he was busy then. Transform into a negative sentence. He is too weak to walk. He is so weak that he cannot walk. He is not strong enough to walk. He cannot walk because he is weak. He is so weak that he cannot walk. So he cannot walk. He is not strong enough to walk. तो इसमें both A and B हो सकते हैं. The answer is D, both A and B. Change into comparative degree. Iron is the most useful of all metals. Iron is the most useful of all metals. Comparative में बनाना है तो कैसे बनाओगे? Iron is more useful than any other metal. Iron is more useful than any. अच्छा एक चीज़ ये याद रखना
कि एनी के बाद अदर तब लगाते हैं जब जिसकी तुलना कर रहे हैं उसे लीव कर देते हैं. आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, जब जिससे तुलना कर रहे हैं ना उसे लीव कर देते हैं तब लगाते हैं. और नो अदर वाला जो है वो आपका जो है पॉजिटिव डिग्री है. चेंज फ्रॉम असर्टिव टू इंटेरोगेटिव. एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है. हु डजंट लव हिज कंट्री? तो एवरीवन लव्स हिज कंट्री, तो इसमें आपके सामने भी आ गया हु डजंट लव हिज कंट्री. अगर ये चीज़ आपकी, ये आपका अफर्मेटिव है तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनेगा. हु डजंट लव हिज कंट्री. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड का मतलब क्या होता है? देयर शुड बी टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस joined by coordinating conjunctions. He worked hard but failed. Although he worked hard, he failed. He failed despite working hard. In spite of hard work, he failed. भाई आपको एक चीज़ बताती हूँ. आज मैं अपने स्टूडेंट्स को ये वो जो अपना मेरा 1200 वाला बैच है ना, उसमें भी मैं देती तो क्वालिटी कंटेंट ही हूँ, उसमें पढ़ा रही थी. तो मैंने वजह कि माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग टू मार्केट, तो उसमें बच्चों ने से कंपाउंड बोल दिया. जब वर्ब्स दो आ रहे होते हैं ना, तो वो इसका मतलब ये है कि दो सेंटेंसेज हैं वो. जैसे ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, इसमें सब्जेक्ट को ऑमिट करा हुआ है मगर वर्ब्स दो हैं, तो ये कंपाउंड सेंटेंस आपका है. अब ये वाला जो है ना, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये कॉम्प्लेक्स है ना. डिस्पाइट ये आपका सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्पाइट के बाद आ रहा है और यहाँ पर ये जेरेंट का काम कर रहा है. इन स्पाइट ऑफ हार्ड वर्क, यहाँ पर ये नाउन है और इसलिए जो है ये भी सिंपल सेंटेंस है. तो कंपाउंड सेंटेंस है आपका ऊपर वाला. चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन. अ डैश ऑफ सिंगर्स, अ डैश ऑफ सिंगर्स, एंड दैट इज choir. अ choir ऑफ सिंगर्स. I have been living here for 10 years. ये है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. Unless you work hard, you will fall. Replace unless with if. If you do not work hard, you will fail. If you do not work hard. तो unless में अपने आप नहीं होता है, तो ये हो गया आपका B. ओह, मैंने पूरा नहीं देखा. If you work hard, you will not fail. मुझे यही वाला सही लग रहा है, मैं तो यही बनाऊंगी. इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल नॉट फेल. ये कोई ज़रूरी नहीं है. ओरिजिनल मीनिंग मेंटेन करना ना, इस तरीके के ऑप्शंस जो होते हैं ना कंफ्यूज करने वाले होते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस. वन शुड लव हिज कंट्री, देयर कंट्री, वंस कंट्री. वन के साथ जो आपका पॉजेसिव केस लगता है वो वंस लगता है. द आंसर इज सी. वन शुड लव वंस कंट्री. मीनिंग ऑफ एग्जॉडस. एग्जॉडस का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का जगह छोड़कर भागना. सो द आंसर इज बी. अ पोस्थुमस अवार्ड इज गिवन. पोस्थुमस अवार्ड होता है मरने के बाद जो दिया जाता है, आफ्टर डेथ. इन टोटो मीन्स इन टोटल. इन टोटो मीन्स कंप्लीटली, एंटायरली, या हाँ जी, इन टोटल मतलब होता है कंप्लीटली. तो इसका है आपका दैट इज एंटायरली. विच इज द करेक्ट स्पेलिंग. दोबारा से स्पेलिंग के क्वेश्चन आ गए हैं एंड दैट इज क्वेश्चनायर. QUESTIONNAIRE. दैट्स क्वेश्चनायर. Choose the correct preposition. He jumped into the river. Movement from outside to inside, that is into. That's ephemeral, kshanbhangur, short-lived, not perennial. Antonym of arrogant. एंटोनिम पूछा है. प्राउड, सेल्फिश, हॉट. प्राउड और हॉटी तो इसके सिनोनिम्स हैं. दैट इज हम्बल. हम्बल. टू कीप वंस हेड मीन्स टू कीप काम, टू बी हॉटी, टू थिंक डीपली, टू बी कंफ्यूज. तो ये है टू कीप वंस हेड में टू कीप काम, यानी कि बहुत शांत रहना, किसी भी परिस्थिति में अपना आपा ना खोना. 124. Choose the correct sentence. He is MA.
ही इज़ एन MA आएगा, क्योंकि M जो है उसका साउंड आता है ये, और ये वॉल है, इसीलिए आएगा ही इज़ एन MA। And the last question, identify the type of stem. What a beautiful flower. That is exclamatory. That is exclamatory sentence. तो ये थे आपके 125 क्वेश्चंस जो मैंने आपको करवाए हैं। एंड अगर आपको ये हम लोग टेलीग्राम पे डाल देंगे, इफ़ यू फाइंड इट कि अच्छा है, हमारे लिए काम का है, तो यू कैन हैव इट डाउनलोडेड। तो ठीक है जी, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय, मिलते हैं कल दूसरे पेपर के साथ।